हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक सिस्टम के लिए और उसी में थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को भी करा था, मतलब वो टॉपिक समाप्त हो चुका है। सब्स्टिट्यूशन में छोटा सा टॉपिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच गया। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये रिएक्शंस फ्री रेडिकल के थ्रू होंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, जो कि एरोमेटिक सिस्टम के लिए बहुत कॉमन था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा, बेसिकली हेलाइड वाले कंपाउंड्स जो एलिफेटिक थे उनके लिए बहुत कॉमन था। एक ही तीसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें फ्री रेडिकल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होगा और यह कॉमन है बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। यह कॉमन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए, मेनली अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन के लिए मेनली, साइक्लो अल्केन के लिए रेयर होता है, अल्केन के लिए ज़्यादा कॉमन है। कई एग्जाम्पल्स है, एक दो एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। जैसे एक नॉर्मल सा सिंपलेस्ट अल्केन लें, मीथेन। जब इस मीथेन का रिएक्शन हैलोजन से करवाया जाता है, हैलोजिनेशन करवाया जाता है इसका इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो प्रोडक्ट बनता है क्लोरोमीथेन विद द एलिमिनेशन ऑफ HCl। क्लोरोमीथेन बनता है HCl के साथ। यह एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसमें जो देख रहे हो ना, CH4 में 4 हाइड्रोजन था, 3 बचा, एक क्लोरीन आ गया, तो हाइड्रोजन हटने की जगह पे क्लोरीन आया है। तो जब कोई एक एटम ग्रुप हटे दूसरा है, तो यही तो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन का, वह फ्री रेडिकल के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमेशा याद रखोगे कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वे 3 स्टेप्स में होते हैं। मैकेनिज्म हम लोग देख रहे हैं, मैकेनिज्म कह रहे हैं इसका 3 स्टेप में। नंबर 1 कहते हैं इसको चेन इनिशिएशन। क्या कहते हैं इसको? चेन इनिशिएशन, माने चेन शुरू कैसे होगा, रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा। तो इसके लिए होता क्या है कि ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं जिसके मिक्सचर को आप सनलाइट दोगे, तो सनलाइट से हम लोग जान रहे हैं कि एनर्जी मिलता है, और वह एनर्जी क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा। तो ज़रा ध्यान से देखना कि CH4 में बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच, Cl2 में बॉन्ड है क्लोरीन क्लोरीन के बीच। अब हम लोग जान रहे हैं क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड है, वेरी वीक बॉन्ड। और ये जो है कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऐसा। तो जब सनलाइट पड़ेगा तो सनलाइट से जो एनर्जी मिलेगा ऑब्वियसली कमजोर बॉन्ड को तोड़ेगा, क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ेगा। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड पे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव शुरू में नहीं पड़ेगा, पहले इस पर पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड कमज़ोर है। तो क्या होगा कि यह जो Cl2 का मॉलिक्यूल है, ऐसे क्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर है, तो सनलाइट से जब इससे एनर्जी मिलेगा तो इस बॉन्ड का होमोलाइटिक फिशन होगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले लेगा, एक ये वाला ले लेगा, और ये बन जाएगा ऐसा 2 मोल इसका बनेगा एक। और तो डायरेक्ट लिख देते हैं दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास बचता है ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसी को कहते हैं फ्री रेडिकल, उसी को फ्री रेडिकल कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, जिस स्टेप को हम लोग कहते हैं प्रोपगेशन स्टेप, चेन स्टेप 2, चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन स्टेप कहते हैं इसको। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो हमने लिया है मीथेन, अब यहाँ से इस मीथेन में जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसका होमोलाइटिक फिशन होगा, इसका एनर्जी अब इससे मिलेगा। शुरू में इस कमजोर बॉन्ड को तोड़ दिया तो अब इसको मिलेगा। और यहाँ है क्लोरीन रेडिकल ऐसा। तो अब जो यहाँ 2 बॉन्ड देख रहे हो, ये 2 बॉन्ड, इसमें से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये कार्बन, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर के जुड़ जाएगा इस क्लोरीन के साथ ऐसा।
तो यहाँ से मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, प्लस या H और Cl, इधर H एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इधर Cl का एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये मिल करके HCl हो जाएगा। एक प्रोडक्ट बन गया। देखो मेन इक्वेशन जो ऊपर में लिखे हैं उसमें क्लोरोमीथेन के अलावा HCl भी बना है, ये वाला HCl, तो इस HCl का फॉर्मेशन हम लोग कर दिए। अगेन यहाँ फ्री रेडिकल बना एंड नाउ दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल बना। अब यह मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा प्रोपगेशन स्टेप में ही, कि Cl2 का कोई और मॉलिक्यूल होगा ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, तो फिर से इस मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, इसका होमोलाइटिक फिशन होगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर के आ जाएगा इस कार्बन के पास, एक यहाँ एक क्लोरीन खुद रख लेगा, तो अब इधर से क्लोरीन आया इलेक्ट्रॉन लेकर के, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, तो CH3 और Cl मिल करके हो गया CH3Cl, प्लस यहाँ से Cl रेडिकल बाहर। पूरा प्रोपगेशन, मतलब प्रोपगेशन स्टेप में ही हम लोग देख रहे हैं कि दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब वो यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना है कि Cl2 था तो एक बार तो Cl2 ले ही लिए, तो फिर Cl2 कहाँ से आ गया, कंफ्यूज नहीं करना है। चूँकि रिएक्शन आप करवाओगे तो गिन करके एक मॉलिक्यूल CH4 और एक मॉलिक्यूल Cl2 का लेना संभव नहीं है। हम लोग एक मोल मॉलिक्यूल लेते हैं और एक मोल माने एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा, 10 का पावर 23 हो जाएगा, मतलब इतने मॉलिक्यूल CH4 के और इतने ही मॉलिक्यूल Cl2 के, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल का ऐसे यहाँ क्लीवेज होगा, कुछ का आगे क्लीवेज होगा। तो जो तुम देख रहे हो यहाँ क्लोरीन रेडिकल बना है, एक दो को नहीं बनेगा, बहुत सारे बनेंगे। मिथाइल रेडिकल जो तुम देख रहे हो एक दो को नहीं बनेगा, बहुत सारे मिथाइल रेडिकल्स बनेंगे। तो उसमें से कुछ आपस में वहाँ कंबाइन करके क्लोरोमीथेन बना लेंगे, कुछ HCl बनेगा। और फाइनल इसमें होता है स्टेप 3, जिसे हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसे हम क्या कहते हैं, चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। चेन टर्मिनेट करेगा मतलब अब इंड करेगा। तो कई तरीके हैं इंड करने के। पहला तरीका है कि ये दो क्लोरीन का रेडिकल जो है आपस में मिल करके फिर से Cl2 बना ले। दूसरा कि ये जो दो मिथाइल का रेडिकल है ये आपस में मिल करके इथेन बना ले। कई पॉसिबिलिटी है। हम चूँकि बताया अभी कि ऐसे ऐसे बहुत सारे मिथाइल रेडिकल बनेंगे, तो ऐसे ऐसे जितने भी मिथाइल रेडिकल बनेंगे वे सारे मिथाइल रेडिकल आपस में जुड़ करके ऐसे दो दो मिथाइल रेडिकल जुड़ करके इथेन बनते जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि यदि आप मीथेन का क्लोरीनेशन करवा रहे हो और सोचोगे कि प्रोडक्ट केवल क्लोरोमीथेन बने तो बड़ा गलत फहमी में हो। प्रोडक्ट तो इथेन भी बन रहा है, इथेन भी बन रहा है। इसीलिए जो इस तरह के रिएक्शन होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाले रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सही नहीं होते हैं। वजह यही है कि इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। हमेशा इनमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, कभी एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। और सिंगल प्रोडक्ट ना बनने का वजह यही है कि टर्मिनेशन स्टेप में इतने सारे स्पीसीज इन्वॉल्व हो जाते हैं कि क्या ही कहा जा सकता है। बहुत सारे स्पीसीज जुड़ जाते हैं टर्मिनेशन स्टेप में। तो ऐसे करके कई एग्जाम्पल्स हैं इसके। एक तो हमने हैलोजिनेशन बताया अल्केन का। अब जितना हम पढ़े थे वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक सिस्टम के लिए, हैलोजिनेशन के अलावे हमने वहाँ नाइट्रेशन पढ़ा, सल्फोनेशन पढ़ा, बस सबका सब रिएक्शन यहाँ भी होगा। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन का। ऐसे ही नाइट्रेशन और सल्फोनेशन का भी ज़रा देख लिया जाए, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन का भी ज़रा देख लिया जाए। तो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसके लिए कि यह प्रोपेन है। जब इस प्रोपेन का नाइट्रेशन होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से 673 केल्विन पे,
तो कई प्रोडक्ट बनते हैं, कई प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहले बनेगा 1 नाइट्रोप्रोपेन जिसका यील्ड है 25%। फिर यहाँ से बन जाता है 2 नाइट्रोप्रोपेन जिसका यील्ड है 40%। इसके साथ ही साथ नाइट्रोइथेन बनेगा 10%, साथ ही साथ नाइट्रोमीथेन भी बनेगा 25%। और इसके अलावे भी कुछ कुछ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे CO2 बनेगा, H2O बनेगा, NO2 बनेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी तो बनाएगा ही बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा। कैसे, क्या हुआ, इतना सारा प्रोडक्ट क्यों बना इसमें, इस बात को ज़रा समझते हैं हम लोग। मैकेनिज्म से चलें, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो जब इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म लिखोगे, मैकेनिज्म लिखोगे इसका, तो क्या करोगे, सबसे पहले या जो HNO3 है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहाँ से यह जो बॉन्ड है ना, दिस वन मोस्ट पोलर बॉन्ड हो जाएगा इस केस में। अभी जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं यहाँ, इसमें से इसको छोड़ दिया जाए तो यह जो बॉन्ड है सबसे ज़्यादा पोलर हो जाएगा। और पोलर है मतलब कि आसानी से टूट सकता है, ईजिली ब्रेकेबल, ईजिली ब्रेकेबल, आसानी से टूट सकता है। तो जब सनलाइट मिलेगा इससे, माने इनिशिएशन चल रहा है, स्टेप 1 चेन इनिशिएशन, तो इससे इसका होमोलाइटिक फिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, एक नाइट्रोजन, तो ये बन जाएगा OH फ्री रेडिकल और ये बन जाएगा NO2 फ्री रेडिकल। यहाँ माइनस डबल बॉन्ड हो, प्लस था और एक इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग डायरेक्ट NO2 फ्री रेडिकल लिख सकते हैं। इनिशिएशन स्टेप हो गया इतना। फिर हम लोग बीच में लिखे थे प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन, ई इन्वॉल्व होगा। देखते जाना इसमें कितना सारा कहानी है। प्रोपेन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, हाइड्रोजन अलग करके, ठीक। अब इसे मिल रहा है सनलाइट, E बराबर Hν। या सनलाइट नहीं मिल रहा तो हीट कर रहे हैं ना हम लोग, छोड़ो लाइट नहीं दे रहे, हीट तो कर ही रहे हैं, हीट कर रहे हैं, सनलाइट नहीं दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं कहीं ना कहीं से। अब जब इसे तुम हीट करोगे तो इसमें कितने तरह का बॉन्ड है ज़रा देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है सो 2-3 तरह का है। E 1 डिग्री है और E दोनों 2 डिग्री है, फिर इधर वाला 1 डिग्री है, ऐसा 2-3 तरह का है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन यदि यहाँ से हटता है तो एक फ्री रेडिकल तो ऐसा बन जाएगा, कोई भी एक हाइड्रोजन को हटा दे, इसको हटा दे तो एक यहाँ से बन जाएगा, प्लस ये 2 डिग्री में से कोई एक हटेगा तो एक फ्री रेडिकल ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि यह 1 डिग्री और 2 डिग्री फ्री रेडिकल में 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल है, और ये कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। अब जब यह ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ जो NO2 रेडिकल होगा मतलब होंगे, बहुत सारे होंगे, एक हम बनाए ऐसे ऐसे कई बने रहेंगे। तो ये 1 डिग्री पे भी जा करके जुड़ना चाहेगा, 2 डिग्री पे भी जुड़ना चाहेगा, लेकिन 2 डिग्री पे ज़्यादा चांस है जुड़ने का क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए जो 2 डिग्री से यहाँ प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, मेजर बनेगा। देखो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट यहाँ बना है, 1 डिग्री वाला यहाँ, तो 1 डिग्री से ज़्यादा बना है ना, 2 डिग्री 25% है, 40 है, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है।
बात समझ में आ गया। ये दोनों कहाँ से बने, ये नाइट्रो इथेन और नाइट्रो मीथेन कहाँ से, हम लोग इथेन मीथेन यहाँ तो लिए ही नहीं है, प्रोपेन लिए हैं। तो प्रोपेन वाला बात समझ में आया कि यह जो 1 नाइट्रो प्रोपेन और 2 नाइट्रो प्रोपेन वो कैसे बना, तो रेडिकल के चलते 2 तरह का रेडिकल बना था, इसीलिए एक ज़्यादा स्टेबल था एक कम था, तो ज़्यादा स्टेबल वाला मेजर दिया, कम स्टेबल वाला माइनर दिया। इथेन और मीथेन कहाँ से आए, वे कहाँ से आ गए, तो देखना जब आप हीट किए तो हीट करने से कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को आप तोड़े। अभी कार्बन हाइड्रोजन का जो 1 डिग्री वाला बॉन्ड है 2 डिग्री वाला है, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा आसानी से टूटेगा, ज़्यादा पोलर है, इसके तुलना में ये कम है, तो ज़्यादा पोलर है तो ज़्यादा टूटेगा भी, ज़्यादा बनेगा भी, स्टेबल भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, और जो कार्बन का बॉन्ड होता है ना, ये होता है वीक। तो जब आप हीट करोगे तो हीट करने से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो बाद में टूटेगा, पहले टूटेगा कार्बन का बॉन्ड, और कार्बन का बॉन्ड 2 तरीके से यहाँ टूटने वाला है। एक यदि यहाँ से टूटेगा तो 2 कार्बन अलग, 1 कार्बन अलग, तो ये 2 कार्बन का बन जाएगा इथाइल फ्री रेडिकल ऐसा, और ई वाला 1 कार्बन का बन जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। अब चूंकि कार्बन बॉन्ड यहाँ भी है तो ये फिर से टूटेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल फिर से टूटेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन से कमज़ोर बॉन्ड कार्बन का है, तो हीट करने के दरमियान कार्बन हाइड्रोजन टूट करके जो रेडिकल बने उससे ज़्यादा रेडिकल बनेगा कार्बन वाला। लेकिन फिर आप कहोगे तो यहाँ प्रोपाइल वाला रेडिकल का प्रोडक्ट जो है उसका ज़्यादा यील्ड है, इथेन वाला का तो कम है, इसीलिए क्योंकि प्रोपाइल वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है इथाइल और मिथाइल से, इसीलिए। और इथाइल और मिथाइल में फिर मिथाइल ज़्यादा क्यों बना है, क्योंकि फिर से जब इथाइल फ्री रेडिकल बना रहेगा तो कार्बन का बॉन्ड अभी भी मौजूद होगा, और ये अगेन टूटेगा तो मिथाइल रेडिकल ही जनरेट करेगा। तो एक मिथाइल यहाँ से बना था प्रोपाइल रेडिकल के टूटने से, और एक मिथाइल रेडिकल फिर इथाइल के टूटने से बना है, इसलिए मिथाइल रेडिकल का ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा, ज़्यादा अमाउंट होगा, तो उसका प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। स्टेबल कम है मिथाइल रेडिकल इथाइल से, इसके बावजूद भी प्रोडक्ट का यील्ड ज़्यादा होना है, और प्रोडक्ट का यील्ड ज़्यादा होने के पीछे वजह उसमें हो गया उसका अमाउंट ज़्यादा होना, ज़्यादा बनना। तो यही वजह है कि ऐसे रिएक्शन में कभी आप सिंगल प्रोडक्ट की उम्मीद ही नहीं कर सकते हो। ऑलवेज यू विल गेट या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो यहाँ साफ साफ हमें दिख रहा है, कई तरह के प्रोडक्ट मिले। 100% तो ही गया, 25, 50, 10, 60 और 40, 100% प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें से प्रोपाइल वाला का बनना तो लाजमी था, क्योंकि प्रोपेन हमने लिया था, लेकिन इथेन और मीथेन जो बना वहाँ, वो वजह इसका ये था कि बॉन्ड टूटेगा कार्बन का यहाँ, तब बन जाएगा। कार्बन का बॉन्ड कमज़ोर होता है कार्बन हाइड्रोजन से, और कमज़ोर होता है इसीलिए जो है उसका रेडिकल बनेगा तो प्रोडक्ट भी ठीक ठाक अमाउंट में बन रहा है, 1-2% नहीं बन रहा है, 25%, 10% ऐसे करके प्रोडक्ट बन रहा है इसका, समझ रहे हो। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इज नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट, और नहीं इम्पॉर्टेंट होने की वजह फिर यही हो गया इसमें। अब ऐसे ही इसका सल्फोनेशन भी हम लोग करवा सकते हैं, सल्फोनेशन भी करवा सकते हैं नाइट्रेशन के जैसा ही। तो याद रखोगे कि यदि कोई आपको दे रिएक्शन कंप्लीट करने इस तरह का, तो आप उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बना करके नहीं रुक सकते हो, कदापि नहीं। जैसे मान के चलो अभी प्रोपेन का नाइट्रेशन दिया था ना, प्रोपेन का नाइट्रेशन दिया था, मान लो कि ब्यूटेन का नाइट्रेशन होता तो ऐसा CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन का नाइट्रेशन, HNO3 फ्यूमिंग HNO3 ऐसा। तो यहाँ कितना सारा प्रोडक्ट बनता देखो, एक तो डिग्री के हिसाब से चलोगे तो ये 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। तो सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन हट करके सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एक प्रोडक्ट तो 1 नाइट्रोब्यूटेन बनेगा डेफिनेटली। दूसरा सेकेंड पे जा कर के जुड़ेगा तो CH3 CH2 CH NO2 CH3 यहाँ जुड़ेगा।
फिर जब कार्बन ब्रेक करेगा तो एक 3 कार्बन का बनेगा, CH3 CH2 CH2 नाइट्रोप्रोपेन। फिर ब्रेक करेगा तो 2 कार्बन का बनेगा, NO2, और फिर ब्रेक करेगा तो 1 कार्बन का। इतना सारा प्रोडक्ट बन जाएगा। नाइट्रोब्यूटेन बनेगा, नाइट्रोप्रोपेन बनेगा, नाइट्रोइथेन बनेगा, साथ ही साथ नाइट्रोमीथेन भी बनेगा। सबसे ज़्यादा तो यह 2 वाला बनेगा, सबसे ज़्यादा ही बनेगा, फिर ही बनेगा, उसके बाद ऐसे करके कम कम बनते जाएंगे। लेकिन एक सिंगल प्रोडक्ट तो आप कभी उम्मीद मत करना, नेवर। हमेशा ऐसे मिक्सचर बनने वाला है प्रोडक्ट का, ध्यान रखोगे इस बात का। इसलिए ऐसे रिएक्शन जनरली एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते। हाँ, ऑब्जेक्टिव करके पूछेगा, ऐसे दे देगा इतना ऑप्शन में 4 प्रोडक्ट की, इस रिएक्शन के दरमियान कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। हो सकता है सब दे दे, ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन में कर दे, तो ऑल ऑफ दीज याद रखोगे हमेशा। कार्बन मत गिनते रहना कि यहाँ 4 कार्बन है तो यहाँ 4 कार्बन वाला ही बनेगा, ये सब नहीं बनेगा, नहीं सब बनेगा। फ्री रेडिकल है ना, इसमें सब टूटेगा और मिक्सचर बन जाएगा। अब एक लास्ट हम लोग इसका सल्फोनेशन कर लेते हैं, अल्केन का। सल्फोनेशन ऑफ अल्केन्स। इसमें क्या होता है कि अल्केन का रिएक्शन N-हेक्सेन है, सल्फ्यूरिक एसिड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 भी रहेगा, और इन दोनों का कम्बिनेशन एक साथ हो तो बताया इसे ओलियम कहा जाता है, ओलियम कहा जाता है, H2S2O7 ओलियम कहा जाता है। हीट करोगे तो CH3 CH2 का होल 4 CH2 SO3H प्लस H2O, हेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड नाम लिख सकते हो, हेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड। मैकेनिज्म इसका भी सिंपल सा होगा, 3 स्टेप का। नंबर 1, या जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको आप ऐसे दिखाओ, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो हीट करोगे, सब्स्टिट्यूशन होगा इसका, या सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, होमोलाइटिक फिशन, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पास, एक सल्फर के पास, दोनों में से कोई भी टूट सकता था, दोनों नहीं टूटेगा। तो डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH यहाँ आ गया ऐसा, और फिर HO ऐसा, तो HO रेडिकल बन गया, और यहाँ से SO3H रेडिकल बन गया दोनों। फिर जो हम लोग अल्केन लिए हुए हैं, E कंबाइन करेगा OH रेडिकल से पहले ऐसे, अब फिर से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो होमोलाइटिक फिशन होकर के हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ आ जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन R ले लेगा, तो यहाँ से अल्काइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, प्लस H रेडिकल और OH रेडिकल मिल करके हो जाएगा H2O। फिर इसी में या R रेडिकल मिल जाएगा SO3H से, और ये ऐसे बन गया बॉन्ड, बन गया सल्फोनिक एसिड ऐसा। तो इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। तो ये जो 3 रिएक्शंस हैं अल्केन के लिए, अल्केन का हेलोजिनेशन, अल्केन का नाइट्रेशन, अल्केन का सल्फोनेशन, ऑल दीज 3 रिएक्शंस प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, and all these are examples of free radical substitution reaction। एग्जाम में तो कई दफ़ा डायरेक्ट रिएक्शन लिख करके पूछेगा या किस तरह का रिएक्शन है, NSR है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो दिमाग में थोड़ा सा रखना होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉमन है अल्केन के लिए, 3 हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सिस्टम के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है एलिफेटिक वाले के लिए। फिर उसमें भी अंदर घुसेगा तो पूछेगा SN1 SN2 SNI, समझ रहे हो ना, कई तरीके से। फिर बीच में जो इप्सो सब्स्टिट्यूशन, साइन सब्स्टिट्यूशन, ऐसे करके हम लोग पढ़े थे उन सब रिएक्शंस के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आई थिंक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एलिमिनेशन रिएक्शन में तो इन कर ही जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।